गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 4 of chapter 4, motion in a plane, of your physics book. Okay, let we read about it. So earlier we read about the addition, subtraction of vectors, multiplication, division, multiplication of vectors. Okay, and in the second part, in the third part, we read about the projectile. Okay, projectile motion. And now we have to read about the relative motion. Relative motion क्या है हमारे पास, वो सिंपल है. रिलेटिव इज़ अ वेरी जनरल टर्म. तो रिलेटिव टर्म जो है वो बहुत जनरल है. इन फिजिक्स वी यूज़ रिलेटिव वेरी ऑफनली. तो फिजिक्स में हम हर बार बोलते हैं इसके रिलेटिव में ये, इसके रिलेशन में ये. तो दैट मीन्स रिलेटिव टर्म वी ऑल्सो यूज़. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, then you say velocity of car is 20 meter per second, and which means velocity of car related to you is 20 meter per second, or velocity of car related to ground is 20 meter per second as you are standing on the ग्राउंड. ओके, तो आपके रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और आप बाहर हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है. लेकिन अगर सेकंड केस देखें कि आप जो है वो कार के अंदर हैं, तो अब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि कार इज़ एट रेस्ट वाइल द रोड इज़ मूविंग बैकवर्ड्स. आप अंदर से देखते हो तो आपको लगता है कि कार तो रेस्ट में है, क्योंकि कार में आप बैठे हो तो कार तो आपके साथ साथ चल रही है, तो आपको कार मतलब आपके रिस्पेक्ट में चलती हुई नज़र नहीं आएगी. लेकिन बाहर देखोगे तो रोड जो है वो बैकवर्ड जाती हुई नज़र आती है. तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटेड टू यू, है ना. तो वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आप उसके अंदर बैठे हैं. तो आप और कार एक साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिलेशन में दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 0 होगा. तो मैथमेटिकली वेलोसिटी जो अगर हम लिखें, जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में भी हमने देखा था, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए इज रिप्रेजेंटेड एज वी बी ए वैक्टर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी. तो ये होगी बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए. और अगर ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो वो क्या बनेगी, वी ए माइनस वी बी. क्योंकि एक वेक्टर है क्वांटिटी, तो इसका मतलब सीरियल मैटर कर रहा है. तो इसका मतलब दोनों चीज़ें अगर देखें तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है ना. तो इसका मतलब वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, वो अलग अलग होगी. सो डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज. सो दैट्स वाई वी ए बी नॉट इक्वल्स टू वी ए बी वेक्टर. वी बी ए और वी ए बी वेक्टर्स आर नॉट इक्वल विद ईच अदर. ओके, तो दिस इज रिलेटिव मोशन. नेक्स्ट वन, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन आपको पहले भी बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग में ही, कि टाइप ऑफ मोशन में. बट फिर हम देख लेते हैं. व्हेन अ बॉडी मूव सच दैट इट ऑलवेज रिमेन्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हमेशा रहे और मूव करती रहे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा. तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये सेंटर होगा, और जिस पाथ पे वो मूव कर रही है उसको सर्कुलर पाथ बोलेंगे ना. तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. अब इसमें दो टाइप की होती है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने इस चैप्टर में रीड करना है. तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म विद द कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर कांस्टेंट स्पीड से इसके अंदर मूव कर रही है तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. तो लेट वी रीड अबाउट इट. सम वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. कि रेडियस वेक्टर जो है वो कितना स्वेप करता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, देन दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एग्जाम्पल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल P1 टू P2 इज थीटा. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे दिया. अब रिलेशन देख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में. वो क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. हमने पहले ही पढ़ा हुआ फॉर्मूला 10th में भी. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क. आर्क क्या बन रहा है, P1 P2, और रेडियस क्या होगी, ये वाली, तो रेडियस आ जाएगी. तो आर्क का लेंथ हमने S कंसिडर कर लिया और रेडियस का R. तो ये लीनियर
डिस्प्लेसमेंट एस और थीटा में रिलेशन हो गया एक तरीके से, है ना। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट वन, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी होती है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, बट यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है तो रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे और इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा का सिंबल है। ओके, तो ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे उसमें होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने देखना पड़ेगा। तो एवरेज आ जाएगा ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस देखोगे तो किसी एक इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसका होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा। और एवरेज अगर हमने इसको जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है उसको इवेल्युएट करें फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन of time that can be considered as an instant, then it is known as instantaneous angular velocity. That means we have to apply on average angular velocity limit delta t tends to 0। तो इसका मतलब हम इसमें जैसे ही लिमिट टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो चेंज स्मॉल चेंज इट मीन्स डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, वो देख लेते हैं एक बार कि दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो अपने को पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसमें हम थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन आर इज रेडियस इज कांस्टेंट, सो इट इज़ आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। सो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, है ना, वेलोसिटी होता है तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो it is the relation between v is equals to r omega. It is the relation between angular velocity and linear velocity. Next one, angular acceleration. Angular acceleration देख लेते हैं। The time rate of change, ठीक है, of angular velocity is called angular acceleration। यानी हमारे पास जो change in angular velocity आएगा with respect to time वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, बट एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगल है, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी रेट चेंज है ना, दैट इज कॉल्ड एन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड इट इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमें एवरेज निकालना है तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी यूज़ करना पड़ेगा ना, तो ये अल्फा एवरेज हो जाएगा। क्लियर, तो ये इंस्टेंटेनियस है। अब ओमेगा का वैल्यू जब हम इसे पुट करेंगे तो डी बाई डी टी, और ओमेगा का वैल्यू क्या था, डी थीटा अपॉन डी टी, ये था ना। तो जैसे इसमें पुट करोगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इट इज़ कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड, है ना। और इसकी क्या होगी, एक बार और टाइम अपॉन में तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखना। ओके, तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास t-2, क्योंकि रेडियन का कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन a एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू r अल्फा। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं सेम जैसे हमने ऊपर किया था, है ना। तो a इज इक्वल टू ऐसे ले सकते हो आप, इसको प्रूव करके देख सकते हो। तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, है ना, ये है ना। अब इसमें हम पुट कर देंगे d बाई डी टी, वी का वैल्यू क्या था, r ओमेगा, अभी अभी हमने निकाला। तो r इज रेडियस एंड कांस्टेंट आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, तो d ओमेगा अपॉन डी टी, एंड d ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा। सो a इज इक्वल टू r अल्फा। ये रिलेशन हो गया, इसको आप लिख भी सकते हो कॉपी में, है ना, तो यू कैन नोट डाउन इट। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन angular acceleration and linear acceleration. Now next topic, time period and frequency in circular motion। तो देख लेते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम देख रहे हैं
the total time taken by the particle performing uniform circular motion to complete one full circular path is known as time period. मतलब एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ को उसको पूरा करने के लिए जितना टाइम उसको लगेगा, दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड. ओके, तो वंस रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम जो लगेगा दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड. ओके, तो टाइम पीरियड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी. तो आपको पता है कि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना रोटेट होगा, वो 2 पाई रेडियन होगा. और कितने टाइम में, कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के इक्वल. इट मीन्स एंगुलर स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 2 पाई/टी. तो ये रिलेशन हो गया टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में. तो यहाँ से अगर टी चाहे तो टी भी निकाल सकते हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा. इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी देखोगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रिक्वेंसी. यूनिट टाइम में जितने वो सर्कल्स क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्वेंसी. तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. तो 1/t इसका जस्ट अपोजिट, ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो इसका यूनिट होगा सेकंड क्योंकि ये टाइम है, और इसका है 1/सेकंड, दैट मीन्स सेकंड इनवर्स. नेक्स्ट वन अब देख लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा. तो व्हेन अ बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन. क्योंकि जैसे जैसे वो मूव कर रही है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो ही गया, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं होगी बट वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन. Hence, a body is continuously accelerated and the acceleration experienced by the body is known as centripetal acceleration. Clear? तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटिंग मोशन है, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, तो ये जो होता है सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होती है. क्लियर? तो यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन को हमने शो किया है जिसके अंदर पार्टिकल अपनी P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पे डेल्टा टी टाइम में आ जाता है. ओके, तो इसमें उसने कुछ आर कवर किया बट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हुआ है, डेल्टा एस. एंगल कितना कवर किया, थीटा. और आर जो है हमने स्मॉल आर इसकी रेडियस कंसिडर कर ली. ओके, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो इस साइड पे है और यहाँ पर इस साइड पे है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए एरो का लेंथ सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट है. तो इस सेम मैग्नीट्यूड का एरो हम इस डायरेक्शन में यहाँ पर बना सकते हैं, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा करके, और यहाँ बना दिया. इसी तरीके से सेम मैग्नीट्यूड का और एरो इस डायरेक्शन में यहाँ बना सकते हैं ना, इस डायरेक्शन में. तो ये बन जाएगा. अब इस ट्राइंगल को हम कंप्लीट कर देते हैं. तो कंप्लीट मैंने इस एरो से किया है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड करके. क्यों किया है उसका रीज़न है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर रो, ठीक है, तो ये दोनों एरो जो हैं V1 और डेल्टा V के, जो कि चेंज इन वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल का लॉ लगा है इसमें. तो इन दोनों क्या है, ये तो कॉन्टिन्यूस वेक्टर हो गए और थर्ड वेक्टर इसको ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा है. इसका मतलब V2 इज़ द रिजल्टेंट ऑफ डेल्टा V प्लस V1, है ना. तो V1 इधर आएगा तो माइनस, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V. तो अब तो ये तो हो गया सही. इसका मतलब V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज इन वेलोसिटी. लेकिन अगर उल्टा चलते हम, अगर इस एरो को मैं इस तरफ डायरेक्टेड कर देता डेल्टा V का, तो इसका मतलब क्या होता कि यहाँ पर V1 माइनस V2 आ जाता डायरेक्शन की वजह से. तो वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज इन वेलोसिटी. सो इसलिए हमने इस तरफ एरो को डायरेक्टेड किया है सेंटर की तरफ. अब ये जो है मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन को छोड़ दे तो मैग्नीट्यूड देखिए तो डेल्टा V, स्पीड दोनों सेम है, और एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. ठीक है, तो थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब दीज कैन रिप्रेजेंट OP1 P2 एंड ABC कैन रिप्रेजेंट द सिमिलर ट्राइंगल्स. ओके, तो देख लेते हैं एक बार. ये देखो, फ्रॉम फिगर triangle OP1 P2 and triangle ABC are similar, hence
अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी की कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन OP1 P1 P2 अपॉन OP1। तो बी सी का वैल्यू इसमें देख सकते हो ट्राइंगल में, एक मिनट, ये रहा हमारा बी सी का वैल्यू, इसके अंदर देख सकते हो बी सी हमारे पास है, ये रहा, ठीक है। तो बी सी इज़ वी और सॉरी बी सी इज़ डेल्टा वी एंड ए बी इज़ वी, और यहाँ पर क्या होगा P1 P2 इज इक्वल टू डेल्टा एस एंड OP1 इज इक्वल टू आर। क्लियर? तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा एस अपॉन आर। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। तो ये रहा डेल्टा वी इज इक्वल टू, वी को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों साइड पर हमने टाइम इंटरवल जिसमें उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको डिवाइड कर दिया। अब बाद में हमने लिमिट पुट कर दी दोनों साइड्स पे, तो हमने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 पुट की थी ना। तो ये थोड़ा इक्वेशन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से आगे पीछे हो गया। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये तो LHS बन जाएगा, और RHS क्या बनेगा, v जो है वो कांस्टेंट है ना, इसके ऊपर लिमिट नहीं लगेगी, स्पीड कांस्टेंट है, तो लिमिट किस पे लगेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये लगेगी हमारी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी पे, सॉरी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पे। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये RHS बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें पुट करोगे तो डी वी अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी में, तो v बाहर है ही, और डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, चेंज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज v। तो v और v मल्टीप्लाई विद v स्क्वायर अपॉन r, तो इट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, वेयर v इज द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर हम इसका रिलेशन पुट करें लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, तो इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर इसका वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या आर ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हम यूज़ कर सकते हैं। सिंस द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, हैंस इट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी का, जैसे कि मैंने बताया कि सेंटर की तरफ था, देखो ये रहा, ये सेंटर की तरफ है इसका चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये एरो लगा हुआ है, ये रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जिस तरफ इसका डायरेक्शन होगा उसी तरफ ए का डायरेक्शन होगा। सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की साइड होती है। ओके, तो नेक्स्ट वन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मान लो कि यूनिफॉर्म मोशन की जगह वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो जब भी ऐसा होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरीज। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रहा था, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब हर इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अकॉर्डिंग होता है ना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी देखो इसी एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरो की लेंथ अगर चेंज हो रही है तो वो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वजह से होगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव करिए तो कन्फर्मली वन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, म्यूचुअली ये दोनों जो हैं, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, क्योंकि सेंटर की तरफ है तो सेंटर की तरफ एक ही लाइन होती है, वो रेडियस होती है, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड दीज टू एक्सेलरेशंस आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर एंड द रिजल्टेंट इज AR। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो हमें सिंपली हमने निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये हमने वैसे निकाला जैसे हमने रिजल्टेंट पीछे निकाला था, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा था ना, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल्स टू 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, A स्क्वायर और B स्क्वायर बचेगा, यानी 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। तो इट इज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ चैप्टर 4, okay, in 4 parts. And if you have any kind of doubt, then you can ask me in comment box. Thank you.